Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चिंतन के विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना था कि चिंतन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आज का अपना विषय है चिंतन स्तर के प्रतिमान। देखिए दोस्तों, चिंतन स्तर के प्रतिमान क्या होते हैं, उनके बारे में विभिन्न विद्वानों के क्या कथन हैं और कौन कौन से प्रतिमान होते हैं, आज उनके बारे में अध्ययन करेंगे। समस्यात्मक वातावरण उपस्थित करने के पश्चात शिक्षक तथा छात्र दोनों ही गंभीर चिंतन, मनन, विचार विमर्श करते हुए समस्या का स्वरूप निश्चित करते हैं और उसके समाधान तक पहुंचने की तीव्र कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जब एक शिक्षक और छात्रों के बीच समस्यात्मक वातावरण उपस्थित होता है, तो शिक्षक और छात्र उस समस्या पर चिंतन, मनन तथा विचार विमर्श करते हैं और समस्या को इंगित करते हैं कि कौन सी समस्या है जिसका हमें समाधान करना है। उस समस्या को चिन्हित करके वे उसके समाधान तक पहुंचने की तीव्र कोशिश करते हैं और उसी समस्या के समाधान के लिए चिंतन करते हैं। एक शैक्षिक विचारक हुए हैं मॉरिस एल बिग्गी तथा हंट के अनुसार, जब विमर्शी को चिंतन स्तर के शिक्षण में सफलता प्राप्त हो जाती है, तो छात्रों में एक बहुत ही सामान्य प्रकार की परीक्षित अंतर्दृष्टि की राशि में वृद्धि होती है और उनमें समस्या को स्वयं विकसित करने एवं उसका हल प्राप्त करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, जब विमर्शी चिंतन स्तर, जब छात्रों का चिंतन स्तर होता है वो शिक्षण में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। छात्र किसी भी सामान्य प्रकार की जब समस्या का समाधान स्वयं करते हैं तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास प्रकट होता है, जैसे परीक्षित अंतर्दृष्टि प्रकट होती है उनके अंदर, और वो फिर बार बार अपने सामने समस्या उत्पन्न करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। तो उनमें समस्या का समाधान तथा हल करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ने लगती है, इसलिए उनका चिंतन विकसित होता होता चला जाता है। हंट ने चिंतन स्तर के प्रतिमान के प्रारूप का वर्णन निम्नलिखित सोपानों में किया है। देखिए दोस्तों, मॉरिस व हंट ने जो चिंतन के प्रारूप बताए हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला, उद्देश्य। देखिए दोस्तों, चिंतन भी जब हम करते हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसका उद्देश्य पहले निश्चित करते हैं कि किस उद्देश्य के अनुसार हमें कार्य करना है और किस उद्देश्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं। हंट ने चिंतन स्तर के 4 प्रतिमान बताए हैं। वो प्रतिमान में सबसे पहले उद्देश्य। चिंतन स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित 3 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला, विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना। देखिए दोस्तों, चिंतन चिंतन किसी समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, तो हम सबसे पहले विद्यार्थियों के अंदर समस्या को समाधान करने की क्षमता को विकसित करना होगा। सेकंड, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन विकसित करना। जो भी विद्यार्थी हैं उनमें उस समस्या के लिए आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक जो उनकी चिंतन शक्ति है उसका विकास करना, कि वो उस समस्या के बारे में आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक सोच विकसित कर सकें, जो उस समस्या पर चिंतन कर सकें। थर्ड, विद्यार्थियों में स्वतंत्र तथा मौलिक चिंतन शक्ति का विकास करना, कि विद्यार्थी उस समस्या के बारे में पूर्ण स्वतंत्र होकर चिंतन कर सकते हैं। उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, उन्हें मौलिक चिंतन के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। सेकंड, संरचना।
देखिए दोस्तों, जब परिस्थिति जिस प्रकार की है उसकी संरचना किस प्रकार की है उस संरचना को भी जानना महत्वपूर्ण होगा। और उसकी जब संरचना हमको भली भांति पता चल जाएगी तो उसके समाधान में भी हमको चिंतन करने में भी आसानी रहेगी। संरचना चिंतन स्तर के शिक्षण की संरचना का प्रारूप व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित 4 सोपानों में की जाती है। देखिए दोस्तों, सन जो चिंतन का स्तर है उसके जो शिक्षण है उसकी संरचना व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार की प्रकृति पर निर्भर करती है। और दोनों प्रकार की प्रकृति हो सकती है कि संरचना उसकी सामाजिक भी हो सकती है और व्यक्तिगत भी हो सकती है। तो इसके लिए निम्नलिखित 4 सोपानों में की जाती है। सबसे पहले शिक्षक विद्यार्थियों के सामने समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करता है। देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों की चिंतनशील शक्ति को बढ़ाने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों के सामने एक समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करता है और विद्यार्थियों को निर्देश देते हैं कि इस समस्या का समाधान खोजिए। तो विद्यार्थी उस समस्या का समाधान खोजने के लिए चिंतन करते हैं। सेकंड, शिक्षक समाधान हेतु उपकल्पना बनाते हैं। एक समस्या के समाधान हेतु एक से अधिक उपकल्पनाओं को भी बनाया जा सकता है। देखिए छात्रों, कि जब कोई समस्या हमारे सामने उपस्थित होती है तो हम उसकी समस्या समस्या के समाधान के लिए हम विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करते हैं और विभिन्न परिकल्पनाएं हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होती हैं। तो हम उस समस्या के समाधान के लिए एक से अधिक परिकल्पनाओं के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उस परिकल्पना को हम जब समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त मानते हैं तो उस परिकल्पना पर हम जब कार्य करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा। तो इसलिए हमारी समस्या के समाधान के लिए उप उपकल्पना बनाना जरूरी है और एक से अधिक उपकल्पनाएं भी बनाई जा सकती है, तभी चिंतन प्रक्रिया संभव होगी। विद्यार्थी उप कल्पनाओं की पुष्टि के लिए आवश्यक प्रदत्तों का संकलन करते हैं। इन प्रदत्तों के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि बनाई हुई उपकल्पना समस्या के समाधान में सहायता कर सकती है अथवा नहीं कर सकती। देखिए दोस्तों, जब हमारे मस्तिष्क में किसी समस्या को लेकर विभिन्न प्रकार की उपकल्पनाओं का निर्माण होता है और हम उन कल्पनाओं में से एक श्रेष्ठ परिकल्पना का या उपकल्पना का चुनाव करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे द्वारा बनाई गई जो उपकल्पना है यह समस्या के समाधान में सहायता करती है या नहीं करती। यह भी चिंतन द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट, अंत में उपकल्पना का परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण के आधार पर निर्णय निकाले जाते हैं जो विद्यार्थियों के मौखिक विचार होते हैं। देखिए दोस्तों, अंत में उल उप जो हमने कल्पना उपकल्पना बनाई है उसका परीक्षण किया जाता है और उसका परीक्षण करके ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं, निर्णय निकाले जाते हैं। जो विद्यार्थियों के मौखिक विचार होते हैं वही उपकल्पना को परिभाषित करते हैं कि हमने हमारी इस समस्या के समाधान के लिए इस कल्पना का निर्माण उपकल्पना का निर्माण किया है और यह उपकल्पना का परीक्षण भी भलीभांति किया गया है। थर्ड, सामाजिक प्रणाली। चिंतन स्तर के शिक्षण में कक्षा का वातावरण पूर्ण रूप से स्वतंत्र और खुला हुआ होता है। ऐसे वातावरण में शिक्षक का स्थान गौण होता है तथा विद्यार्थियों का प्रमुख। इस स्तर पर लेखक के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। देखिए दोस्तों, सामाजिक प्रणाली चिंतनशील प्रक्रिया का एक प्रमुख सोपान है। चिंतन स्तर के शिक्षण में कक्षा का जो वातावरण है वो प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। जो वातावरण पूर्ण रूप से स्वतंत्र व खुला हुआ
होना चाहिए। चिंतन प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान तो गौण होता है, लेकिन विद्यार्थी का स्थान प्रमुख होता है, क्योंकि शिक्षक केवल एक समस्या उत्पन्न करने वाला होता है, लेकिन विद्यार्थी समस्या का समाधान खोजने वाला होता है, उस पर समस्या के समाधान के लिए चिंतन करने वाला होता है। इसलिए विद्यार्थी का स्थान प्रमुख होता है। लेखक ने 3 प्रमुख कार्य बताए हैं। विद्यार्थियों के सामने समस्या उत्पन्न करना। देखिए दोस्तों, शिक्षक का प्रमुख कार्य है विद्यार्थियों के सामने समस्या उत्पन्न करें और फिर वो समस्या के बारे में समाधान खोजें, उसके लिए वो चिंतन करें। सेकंड, शिक्षण के समय वाद विवाद तथा सेमिनार आदि का प्रयोग करना। जब शिक्षण करवाया जाता है तो उसमें वाद विवाद तथा सेमिनार जैसी विधियों को प्रयोग में लाया जाता है, जिससे छात्रों में चिंतन स्तर को बढ़ाया जा सके, उनके चिंतन शक्ति को बढ़ाया जा सके। विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर को ऊंचा उठाना। देखिए दोस्तों, सेमिनार, वाद विवाद, तर्क आदि विधियों के द्वारा हम विद्यार्थी के जो चिंतन स्तर है उसको ऊंचा उठा सकते हैं। चिंतन स्तर को ऊंचा उठाने में सामाजिक प्रणाली तथा शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट, मूल्यांकन प्रणाली। चिंतन स्तर के शिक्षण की निष्पत्तियों के समाधान निबंधात्मक परीक्षाओं के द्वारा ठीक प्रकार से किया जा सकता है। चिंतन स्तर की परीक्षा लेते समय देखिए दोस्तों, जो हमारे चिंतन स्तर में जो अवरुद्ध निष्पत्तियां आती हैं उनके समाधान के लिए निबंधात्मक परीक्षा को उपयुक्त माना गया है। और जब हमारे चिंतनशीलता की जब चिंतन स्तर की परीक्षा लेते हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों तथा विश्वास होगा कि जो भी हमारे सामने समस्या है उसमें विद्यार्थी की अभिवृत्ति, विद्यार्थी का दृष्टिकोण क्या है और विद्यार्थी का कितना विश्वास है, यह हमें निबंधात्मक परीक्षा से पता चलता है। सेकंड, उनके अधिगम में की क्रियाओं में तल्लीनता, कि जो अधिगम सीखने की जो क्रिया है उसमें विद्यार्थी कितनी रुचि लेते हैं, कितनी तल्लीनता के साथ भाग लेते हैं, ये भी देखना। थर्ड, विद्यार्थियों की आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक क्षमताओं का विकास कितना कितना हुआ है, इस बात का मूल्यांकन करना। देखिए दोस्तों, जब हम निबंधात्मक परीक्षाओं में कोई भी समस्यात्मक प्रकरण देते हैं तो विद्यार्थी उसके बारे में आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक लिखता है, तो उससे हमें यह पता चलता है कि विद्यार्थी के अंदर आलोचनात्मक तथा उसकी सृजनात्मक शक्ति का विकास कितना हुआ है। इसका भी हम उस निबंधात्मक परीक्षा के साथ साथ मूल्यांकन कर पाते हैं। थैंक्स दोस्तों।